अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी राइबोसोम और लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी को रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत डिटेल के साथ। अभी जो लेक्चर है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। सेल के अंदर बहुत सारे अहम अहम फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं देखिए कितने अल्फाज हैं। एंडोप्लाज्मिक और तीसरा लफ्ज़ है रेटिकुलम। तो कितने अल्फाज बन गए, क्योंकि मैंने इसी तरह से 3 कलर्स क्यों यूज़ किए, क्योंकि ये 3 अल्फाज हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो आपने ये बातें समझनी है, इस बात का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब इसके बारे में चले पहले डायग्राम में देखते हैं कि ये किस तरह है। देखिए, आपके सेल के अंदर फॉर एग्जांपल ये आपका एक सेल है इस तरह, ठीक है। फिर सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, आपको पता होगा न्यूक्लियस होता है। फिर न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियस बाहर दुनिया के साथ कनेक्ट होती है। ये जो न्यूक्लियस है ये बाहर दुनिया के साथ कनेक्ट होती है, यानी बाहर दुनिया से मुराद ये है कि बाहर साइटोप्लाज्म में, ठीक है, तो उससे कनेक्ट होती है। तो किस तरह, एक स्पेशल ट्यूबिंग नेटवर्क के थ्रू ये इस तरह कनेक्ट होती है। इस ट्यूबिंग नेटवर्क को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उम्मीद करता हूँ आप बात को समझ गए होंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये एक ट्यूबिंग नेटवर्क है, कहाँ पर मौजूद है, देखिए साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म है ना, तो ये ट्यूबिंग नेटवर्क साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इसके 2 तरह होते हैं, तो उसको बाद में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तब देखिए ये क्या करती है, इस तरह करती है कि ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये बाहर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सबसे पहले आपने जिस चीज़ को डिस्कस करना है उसके बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करनी है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कनेक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। देखिए ये यहाँ से एक्सटेंड हुई है और इस तरह आती है सेल मेम्ब्रेन तक अपने आप को पहुंचाती है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, इस नेटवर्क को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको तो हमने सेल का सेक्शन लिया है, सेल को हमने टमाटर की तरह इस तरह काटा हुआ है और सेल के अंदर हम देख रहे हैं। अगर इसको हम यहाँ से देखें तो ये किस तरह नजर आएगी, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगी, देखें इस तरह से, ठीक है। ऐसे अगर हम इसको साइड से देखें तो ये कुछ इस तरह का एक नेटवर्क जो है वो हमें दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह। तो ये ऐसी होती है, देखें हमने इसको साइड से देखा। अब ये एंडोप्लाज्मिक क्या है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हमने साइड से देखा, इसको हमने ऊपर से देखा। ये नेटवर्क ऑफ फ्लैटन सैक्स है, नेटवर्क ऑफ फ्लैटन सैक्स। फ्लैटन मतलब चिपटे हुए सैक्स है। तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज में से सबसे बड़ी ऑर्गेनेली ये होती है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। ओके, सबसे पहले इसको किसने देखा, फर्स्ट ऑब्जर्व किया,
किसने सबसे पहले इसको सेल में देखा? तो एक डॉक्टर था, गार्नियर इसका नाम था, गार्नियर। इसने सबसे पहले इसको सेल में देखा और फिर इसको नाम किसने दिया, ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये था K.R. पोर्टर। कौन था? K.R. पोर्टर। कब किया था? 1945 में इसने इसे नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम एक और नाम भी कहते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या कहते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बजाते खुद एक अलग सिस्टम होता है सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक अलग सिस्टम मौजूद है जो कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। अभी मैं आपको सारे के सारे फंक्शंस पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह हम देखेंगे। ठीक है, डिफिनेशन इसका कुछ हम इस तरह करते हैं कि ये कंटिन्यूस मेम्ब्रेन होता है, कंटिन्यूस मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कनेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो इट्स अ कंटिन्यूस मेम्ब्रेन सिस्टम, continuous membrane system which connects nuclear membrane, इन्हें मैं शॉर्ट लिखता हूं, टू सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के साथ ये कनेक्ट करता है इस तरह। ठीक है, तो ये आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने कुछ बातें कही। अब हम थोड़ी सी इसके स्ट्रक्चर के बारे में बातें करते हैं। न्यूक्लियर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? 3 अहम चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है सिस्टर्नी। क्या होती है दोस्तों? सिस्टर्नी। अब देखिए सिस्टर्नी क्या है, मैं यहाँ पर डायग्राम में दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी है, चलो यहाँ एक और डायग्राम भी बनाते हैं। इस तरह के कुछ फ्लैटेंड सैक्स होते हैं इससे। ठीक है, ये जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। ये हो गई। दूसरी जो है इसमें, ये जो सिस्टर्नी है इसके बारे में मैं लिख देता हूँ, ये अनब्रांच्ड नैरो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अनब्रांच्ड नैरो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात सिस्टर्नी के बारे में मैंने कही। फिर इसके अंदर दूसरी चीज जो होती है उसको हम वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसिकल्स या वेसिकल्स। अब ये वेसिकल्स क्या होते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो हिस्से जिसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। तो वेसिकल्स अटैच्ड विद राइबोसोम्स। ये क्लियर हो गई, राइबोसोम्स। अब देखिए मैं बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा। इसलिए इन वेसिकल्स की वजह से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये वेसिकल्स कहाँ पर है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तीसरी जो पार्ट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो होती है ट्यूब्यूल्स। अब ये वो पार्ट है जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होता, विदाउट राइबोसोम होते हैं। क्या होता है? विदाउट राइबोसोम्स। ओके, ये क्लियर हो गई। इसलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, स्मूथ ER। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ ER। ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रफ है? क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच है। किस एरिया पर अटैच होते हैं राइबोसोम? देखिए मैं यहाँ पर जल्दी अपने इस डायग्राम को कंप्लीट करूँगा थोड़ा सा इस तरह। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राइबोसोम कहाँ पर होते हैं और कहाँ पर अटैच जो है वो नहीं होता। ठीक है, ये हो गई, ये आपकी न्यूक्लियस हो गई इस तरह से, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और आउटसाइड क्या है दोस्तों? ये आपका सेल मेम्ब्रेन है इस तरह। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म। और फिर यहीं पर भी ये क्या है दोस्तों? ये हमारी एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम हो गई, ठीक है, इस तरह से। और इसके दो हिस्से बन रहे हैं, देखिए एक तो ये वाला हिस्सा बन रहा है जिसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, और दूसरा हिस्सा ये वाला बन रहा है जिसको हम कहते हैं वेजिकल्स, ये वाले हिस्से, ठीक है, इनको हम कहते हैं, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, वेजिकल्स, ठीक है, और ये होते हैं सिस्टर्नी। अब देखिए ट्यूब्यूल्स कहाँ पर होते हैं, इसके बाहर, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर इस तरह से कुछ ट्यूब्यूल नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती है इस तरह से, और ये भी इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो दोस्तों अटैच होती है, इस तरह नहीं कि ये अलग होती है, इस तरह से, ठीक है, ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होती है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही जो है वो अटैच होती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्यूब्यूलर नेटवर्क जो है वो डेवलप हो जाता है इस तरह, ये वाला, ठीक है। अब ये जो है ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा है, लेकिन जानने की कोशिश करें प्लीज, ये जो हिस्सा है इसको भी मैं ब्लैक कलर के साथ ही बनाऊंगा, इस तरह, ऐसे, ठीक है। तो ये ट्यूब्यूल्स हो गए। अब बात ऐसी है, देखिए गौर से, कि ये जो वेजिकल्स होते हैं इनके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, इनके साथ क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कौन सी एरिया को कहते हैं, तो हम कहते हैं वेजिकल्स को, ठीक है। तो इन वेजिकल्स के साथ क्या अटैच है, राइबोसोम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कौन सी जगह को हम कहते हैं, वो जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना यहाँ, इनके साथ क्या अटैच नहीं होती, राइबोसोम। तो ये बन गई हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये बन गई हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप समझ गए इस बात को, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तीन हिस्से होते हैं, इनमें सिस्टर्नी होती है, इनमें वेजिकल्स होते हैं, इनमें ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब जो ये वेजिकल्स है, ये छोटे छोटे इस तरह से वेजिकल्स, देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं मिसाल के तौर बना रहा हूँ, ये जो वेजिकुलर पार्ट है इसकी साइज कितनी होती है, तकरीबन 50 से लेकर 500 माइक्रोमीटर तक इस एक वेजिकल की जो है वो साइज हो सकती है, ठीक है दोस्तों। ये बात भी आप समझ गए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने कुछ बातें कही। अब थोड़ा सा इसके फंक्शंस में जाते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है। आपने लेक्चर आखिर तक गौर से देखना है, गौर से सीखना है। सबसे पहला जो फंक्शन है इसका होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये मुख्तलिफ अशिया की ट्रांसपोर्टेशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन सेल्स के बाहर कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसकी ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर सेल के अंदर से यानी साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ सेल के न्यूक्लियस के अंदर आना चाहता है तो भी इसको उठाएगा कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तब जाकर इसको सेल के न्यूक्लियस के अंदर ले जाएगा। तो सबसे पहले जो हो गई वो ट्रांसपोर्ट। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट। अब देखिए मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, मैकेनिकल सपोर्ट से मुराद ये है कि ये एक मेम्ब्रेनस सिस्टम मौजूद है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। तो ये देखिए सेल मेम्ब्रेन की तरफ एक्सटेंडेड है, तो सेल को एक मैकेनिकली सपोर्ट भी देता है, सेल को एक खूबसूरत शेप भी देता है, ठीक है। तीसरा जो इसका फंक्शन है ये डिवाइड्स साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो साइटोप्लाज्म है और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो हिस्सा है। तो दो हिस्से हो गए, लुमिनल पार्ट जो इसके ल्यूमेन में मौजूद है, जो इसके अंदर मौजूद है, और एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट,
ठीक है, ओके। इस तरह से डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू luminal part and extraluminal part, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है, बहुत अहम फंक्शन, ये प्राइमरी लाइसोसोम बनाने में मदद देता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। देखिए, मैंने आपको कल पिछले लेक्चर्स में बताया था कि लाइसोसोम की 4 किस्में हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम और ऑटोफेगोसोम। तो ये जो प्राइमरी लाइसोसोम होती है वो यहीं पर बनती है और यहाँ से एक वेसिकल के थ्रू डिटेच हो जाती है इस तरह। तो ये डिटेच हो गई, ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। और मैंने कहा था ना कि प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से आ गए, यहीं से बनते हैं और इसके अंदर स्टोर होते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं फंक्शन लिखना चाहता हूँ वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसके फंक्शंस हैं, अपने सीखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं, उनकी भी ये क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। देखिए, प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ना, और तो लेकिन इनएक्टिव होते हैं, तो बाद में एक्टिव तो हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बनते तो यहाँ पर है ना। 7th इसका फंक्शन यही है कि ये जो क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट करती है, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। अब सेल प्लेट क्या होती है, देखिए, जो प्लांट सेल डिवाइड होती है ना, इस तरह ये प्लांट सेल होता है इस तरह, ठीक है। अब ये प्लांट सेल जब डिवाइड होती है तो यहाँ पर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में इसकी इस तरह ग्रूव बनती है और फिर यह आहिस्ता आहिस्ता इस तरह होती है और तब जाकर ये सेल जो है वो 2 हिस्सों में, यानी ये सेल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। तो इसको कहते हैं हम सेल प्लेट। तो इस सेल प्लेट के बनाने में प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों जो है वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। इसके अलावा ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करती है। प्रोटीन सिंथेसिस, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर बनते हैं। इसके अलावा इसका फंक्शन होता है हार्मोन्स सिंथेसिस, कुछ हार्मोन्स भी ये बना देता है, हार्मोन्स सिंथेसिस, ये बातें आपने सीखनी है। इसके अलावा हम कहते हैं नंबर 10th इसका फंक्शन ये है कि ये देखिए, जो प्रोटीन सिंथेसिस वाला हिस्सा है, काम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो जब राइबोसोम्स अटैच होते हैं, देखिए यहाँ पर, तो राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कर। लिपिड सिंथेसिस कौन करता है, लिपिड सिंथेसिस, मुख्तलिफ किस्म के लिपिड्स बनाने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड्स बनाना, क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम नहीं होते, तो लिपिड सिंथेसिस करता है। 11th इसका फंक्शन ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए, अगर सेल के अंदर कोई ऐसी मुज़र चीज़ आ जाए जो सेल को नुकसान पहुंचाता है, तो जब ये न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहती है, तो जब यहाँ पर आ जाए तो इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उसको डिटॉक्सिफाई करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। 12th इसका फंक्शन ये है कि ये स्टोरेज ऑफ कैल्शियम करती है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि सेल के अंदर कैल्शियम कहाँ पर होता है, तो आपने बताना है कि सेल के अंदर कैल्शियम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कैल्शियम स्टोरेज करती है। 13th इसका फंक्शन ये है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन करती है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल्स कहाँ होती है, सेल न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस से इसके यानी आरएनए और डीएनए के बारे में हम बात करते हैं, तो इसको ट्रांसफ़र दूसरे सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसके मैंने आपको 13 फंक्शंस बता दिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने इसको भी सीखा हो। तो ये ले ले आप स्क्रीनशॉट अपने नोट्स के लिए। तो हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंट्रियोल्स और प्लास्टिड्स वगैरह और दूसरे ऑर्गेनेलिस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।